कल को अगर जेईई मेंस में आसान क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से तो हम उस क्वेश्चन को कर पाए। 8-10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 6-7 तो आराम से निकल जाएंगे आपके। ठीक है, मेरे साथ खुद ये गलती हुई थी, मैंने कुछ टॉपिक्स के फॉर्मूला तक नहीं देखे थे, वरना मेरे 1-2 क्वेश्चन और बन गए होते। Hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So today we are with your favorite YouTuber Prayesh Rai and आज हम लोग बात कर रहे होंगे बेसिकली तुम्हारे लास्ट मंथ प्रिपरेशन के बारे में कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर तुम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो काफी सारी चीजें तुम लोगों को पता लगने वाली हैं। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रवेश भाई का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उन्हीं से। तो प्रवेश भाई बताओ। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रायुष। तो करंटली आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट NSUT और बस यूट्यूब पे अपना एक छोटा सा चैनल है। भाई ने तो ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिया, फेवरेट यूट्यूबर तो नहीं है बट हाँ यस आई ट्राई माई बेस्ट कि यार आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और ये यार सारे क्रिएटर्स यही चाहते हैं, बस आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं। ठीक है, तो निखिल भाई स्टार्ट करते हैं फिर। सो प्रवेश भाई पहली बात तो यही है कि यार जैसे हम लोगों की प्रिपरेशन अब एंड मोमेंट पे आ चुकी है तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हमारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ वीक टॉपिक्स होंगे और हम लोगों को कुछ जो है मॉडरेट पैटर्न में लग रहे होंगे। तो मतलब उस चीज से कैसे डील किया जाए। अगर कोई बच्चा इस समय ये सोच रहा है कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करूं या फिर वीक के ऊपर फोकस करूं, और अगर स्ट्रॉन्ग अच्छे से आते हैं तो वीक को कैसे इंप्रूव करूं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ठीक है। अरे यार देखो भाई, मतलब ऐसा लास्ट मंथ, मैं पर्टिकुलरली लास्ट मंथ की बात करूं तो उसमें यार देखो मैंने जो चीज़ की थी मैं अपना बताता हूँ। मैंने मॉक टेस्ट देता था। ठीक है, जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मुझे खुद ही पता चल जाता था अच्छा भाई इस टॉपिक से तो मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे, जिसे आप अपना वीक टॉपिक कह रहे हो या मतलब कह रहे हो कि नहीं आप उससे आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उससे, तो उस टॉपिक को मैं ऐसा कर लेता था कि भाई देखो आखिरी के वक्त पे तो ऐसा नहीं है कि आप उसे एकदम अच्छे से कर करके टाइम दे के पूरा स्ट्रांग बना लोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए। तो आप क्या कर सकते हो, उसके बस हमने बेसिक मतलब उस टॉपिक को हमने बेसिक लेवल पे कर लिया। कल को अगर जेईई मेंस में आसान क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से तो हम उस क्वेश्चन को कर पाएँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आ गया किसी पर्टिकुलर टॉपिक से और आपने टॉपिक का वो बेसिक लेवल से जो होता है ना फार्मूला, क्योंकि यार ये चीज़ मैंने इस साल नोटिस की फिजिक्स में बहुत हुई है कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ जा रहे हैं केवल फार्मूला बेस्ड, है ना। तो वही मैं कहूँगा कि भाई बेसिक लेवल पे तो हर टॉपिक करके जाओ फॉर जेईई मेंस, है ना। ऐसा मत करो कि यार किसी टॉपिक को बहुत स्ट्रांग बना दिए, कोई टॉपिक हमने देखा ही नहीं छोड़ के चले गए। ठीक है, मेरे साथ खुद ये गलती हुई थी, मैंने कुछ टॉपिक्स के फार्मूला तक नहीं देखे थे, वरना मेरे 1-2 क्वेश्चन और बन गए होते। तो वही चीज़ यार मैं आपसे भी कहूँगा कि भाई ये गलती मत करना कि किसी टॉपिक को एकदम छोड़ के चले जा रहे हो। फार्मूला और एटलीस्ट बेसिक लेवल पे तो देख के जाना उस चैप्टर को। काफी अच्छी बात कही भाई ने कि मतलब किसी चैप्टर को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया कि हाँ भाई ये चैप्टर नहीं आता तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। बेसिक फॉर्मूलाज देख लो, अगर क्वेश्चन लग रहा है वहां पे बनता हुआ तो उससे पंगे लेना। ये नहीं है कि मतलब भाई ये फॉर्मूला पढ़ा था और क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का था लेकिन फिर भी हमने करके देखना है, तो वहां पे टाइम वेस्ट मत करना। पहले जो आता है उतना कर लेना और उसके बाद इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना कि कौन से टॉपिक्स का फॉर्मूला थोड़ा बहुत आता है हमको, तो वो सब तुम अपने आप देख लेना। इतने समझदार तो यार तुम हो ही, 2 अटेम्प्ट दे चुके हो अभी तक। वही एक तो ये इन लोगों ने इतने सारे अटेम्प्ट बढ़ा दिए ना, क्या बताऊं मैं। हाँ 4 हैं, थोड़े ज़्यादा हो गए, बट वही यार देखो इसे आप एज एडवांटेज भी ले सकते हो, डिसएडवांटेज भी ले सकते हो। कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है भाई। हर बार अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ तो लास्ट अटेम्प्ट आता है आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पर वही सब भी इम्प्रूव करेंगे आपके साथ। तो ट्राई करो कि पहले के 2, अब जिसने यार पहले 2 अटेम्प्ट में अच्छा कर लिया होगा, है ना, वो अभी आराम से एडवांस की तैयारी अपना कर रहा होगा, उसे एडवांस के लिए बहुत टाइम मिल गया। बट हाँ, पहले 2 अटेम्प्ट्स को जिसने सीरियसली नहीं लिया अब वो शायद थोड़ा पछता रहा हो। अब वो मेंस में भी अटका हुआ है, एडवांस का भी सोच रहा है, मेंस एडवांस दोनों में फंसा हुआ है वो। तो भाई यार देखो ऐसे मतलब बिल्कुल निराश होने वाली तो कोई बात है नहीं। अभी 2 अटेम्प्ट पड़े हैं और हम लोगों को तो टोटली 2 मिले थे, तुम्हें तो 2 एक्स्ट्रा मिल रहे, तो तुम अच्छे से कर सकते हो। अभी भी काफी टाइम है तुम लोगों के पास, 1 मंथ है। इस मंथ को अच्छे से गुजार लो, अच्छे से इसके अंदर प्रिपरेशन कर लो, हो जाएगा भाई अच्छी जगह सिलेक्शन तुम लोगों का भी। एग्जैक्टली। तो प्रायुष भाई अगली चीज ये थी कि यार फिलहाल जो मतलब इसी से थोड़ा सा इंटरलिंक्ड होता हुआ क्वेश्चन है कि हम लोगों को फिलहाल न्यू कॉन्सेप्ट्स जो है उनको ग्रैब करना चाहिए या हमारे जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इस समय रिवीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे तुमने बताई, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो बेसिक होते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाए, या फिर जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हमने कर रखे हैं उसकी रिवीजन पे ज्यादा फोकस करा जाए। यार देखो यहाँ पे तो मैं ही बोलूँगा रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के महीने में आपको जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स जो अगर आपने बनाए हो, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स को जितनी बार पढ़ सको बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट हाँ यार मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा जो लास्ट बार गई थी कि भाई
ऐसा मत करना कि कंसेप्ट छोड़ के चले जाना, कुछ भी ऐसा ना हो कि एकदम ही छोड़ के जा रहे हो, ये चीज़ ना हो रही हो। एटलीस्ट यार हमने वो फार्मूला तो देख रखा हो ना उसका, कल को बहुत आसान क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, है ना, तो वो फार्मूला। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इसका ये मतलब नहीं कि यार तुम पूरा रोटेशन मोशन अगर तुमने नहीं कर रखा पहले तो पूरा A to Z लगाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। रोटेशन मोशन के सारे फार्मूलेज देख लो, फार्मूलेज देखोगे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती, मतलब फार्मूले तो बहुत सारे मिल जाते हैं रोटेशन मोशन में, सारे फार्मूलेज हमने एक बार देख लिए, है ना। मतलब एक कोई वन शॉट टाइप की वीडियो देख ली, इतना टाइम इन्वेस्ट करो बस, उससे ज़्यादा मत। ये नहीं कि पूरा हम बैठ गए पूरी उसकी HCV लगा रहे हैं फिर कोई और बुक लगा रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है ना। किसी नए कंसेप्ट के साथ थोड़ा बहुत उसका वन शॉट टाइप की वीडियोस भी देख सकते हैं हम उसके लिए, है ना। और बेसिक फार्मूलाज हमने कर लिए। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। और यार रोटेशन मोशन की तो ज्यादा बीटी लेने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि रोटेशन मोशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इतने, और अगर आते भी हैं तो मतलब इतने ज्यादा टफ नहीं आते कि मतलब बिल्कुल होगा नहीं, वो एडवांस की बात है, उनको अभी छोड़ दो। और जैसे यार ये न्यू कॉन्सेप्ट वाली जो बात थी वो यही है कि तुम लोगों को यार थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके। जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो जो हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग वाले जो छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। तुम लोगों को समझना पड़ेगा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। और वो यार तुम लोग पास्ट ईयर पेपर जो हैं या फिर जो तुम्हारे लास्ट के 2 ईयर मतलब लास्ट 2 जो अटेम्प्ट थे उनके पेपर्स को तुम लोग देख सकते हो। उससे तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे। तो वो सब चीजें तुम लोगों को खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। तो और मेरे को भरोसा है यार तुम लोग कर लोगे। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। मतलब खुद पे यार थोड़ा विश्वास रखो। और जिन्होंने यार अभी तक जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट के पेपर नहीं दिए हैं या फिर उनके क्वेश्चंस को नहीं देखा, तो अब राइट टाइम है, आप उन्हें मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हो। कहाँ से दे सकते हो? आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे वो मिल जाएंगे, उन्हें जाओ और एक प्रॉपर उन्हें मॉक टेस्ट की तरह दो। तो प्रायुष भाई अगली चीज जो हर एक बच्चे को तंग करती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार उसके अंदर मतलब हर किसी को ये लगता है कि भाई जितना ही पढ़ लो उतना ही भूल जाते हैं, जितना पढ़ लो उतना भूल जाते हैं। तो उस चीज को कैसे टैकल करा जा सकता है? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करा जाए या फिर पूरी जो NCERT हो उसी को 5-6 बार पढ़ लिया जाए कुछ? यार देखो मैंने तो देखो निखिल भाई, मैंने तो सिंपल सी चीज़ की थी, इनऑर्गेनिक के पूरे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे NCERT से, ठीक है। और मैं अपने शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करता था। सुबह उठता था, मैंने 1 घंटे अलॉट कर रखे थे, 1 या कभी 1.5 घंटे अलॉट कर रखे थे, और उसमें मैं रटने वाली चीज़ें ही करता। तो रोज़ ऐसा नहीं है कि यार मैं नहीं भूलता, सब भूलते हैं भाई, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो, मुझे पता है। बट एक ही चीज़ को जब 10-15 बार आप पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह जाती है। तो कल को वो अगर MCQ के फॉर्म में आएगी, आप तुरंत बता दोगे अच्छा इसका आंसर तो ये है, ठीक है। तो वो चीज़ भूलने वाली तो चीज़ यार सबके साथ होती है। उसको ओवरकम कैसे करें? रेगुलर रिविजन से। अगर रेगुलर रिविजन करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें जाके दिमाग में कहीं इम्प्रिंट हो जाती हैं। भैया यार दिमाग के अंदर जो मेमोरी होती है उसके अंदर स्टोर हो जाती है वो चीज। और अगर पूरा तुम्हें अच्छे से रिएक्शन याद नहीं है, लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा ना, तो अपने आप रिएक्शन स्ट्राइक कर जाती है। तो ये बात है कि अगर मतलब उसको 5 से 6 घंटे लगा के एक ही चैप्टर को पढ़ना इतना वर्थ इट नहीं है, जितना 1-1 घंटे लगा के उसको जल्दी जल्दी से उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको देख लो। 5 बार देख लोगे तो अच्छे से पूरा इनऑर्गेनिक का तुम्हारा काम जो है वो निपट जाएगा। अरे मतलब अभी देखो, अभी तो मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 30 दिन तो हैं ही, ठीक है। 30 दिन है, अगर आप रोज सुबह 1 घंटे भी उठ के सुबह उठते हो, जब 1 घंटे इनऑर्गेनिक को दे दोगे और रटने वाली चीज़ों को दे दोगे, तो आराम से यार 30 घंटे में अच्छी खासी इनऑर्गेनिक अच्छे लेवल की हो जाएगी। 8-10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 6-7 तो आराम से निकल जाएंगे आपके। और यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना तुम लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करती है अपने मार्क्स को जो है इंक्रीज करने में विद इन शॉर्ट टाइम। क्योंकि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं देख के बस टिक लगा दिए। तो इनऑर्गेनिक यार छोड़ के मत जाना। और जैसे मैं अपनी बताऊं तो यार जनवरी के अंदर मेरे 51 आए थे केमिस्ट्री के अंदर, और जब सितंबर वाला अटेम्प्ट दिया था तो 78 प्लस कुछ नंबर आए थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। लेकिन जो भी मतलब ये इंक्रीमेंट हुआ था इसके अंदर मोस्टली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो मेन रोल था। बाकी तो फिजिकल तो मैं पहले वाले के लिए भी अच्छे से पढ़ के गया था। तो मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन यार तुम लोग देख के ही टिक मार सकते हो। तो कोशिश करना कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक छोड़ के मत जाओ। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार काफी ज्यादा उसका मतलब सिलेबस जो है वो पेंडिंग है, और मतलब कई बार मैंने तुम लोगों को बोला भी है कि चेकलिस्ट बना लिया करो। उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुमको अपने आप को रेटिंग देनी होती है कि कितने तुम लोग पानी में हो उस चैप्टर के अंदर, 10 में से 9, 8, 7 ऐसे करके। तो यार उस समय ना इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक मत होना कि मतलब हर किसी के अंदर ही तुम लोग 4, 3 ऐसे करके रेटिंग दे रहे हो। तुम लोगों को ये सोचना है कि तुम लोग बेस्ट कितना दे सकते हो अपना,
उस चैप्टर के अंदर, और कोशिश करना कि मोस्टली चैप्टर्स के अंदर 7+ रेटिंग अपने आप को दो, ताकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। मतलब बात यही है कि जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है वहां से तुम लोगों को पता चल जाएंगे, और उनके ऊपर ज्यादा वर्क मत करना। मैं कहूंगा 70% तुम लोग अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को टाइम दो, और 30% जो वीक टॉपिक्स को दो इन द एंड मंथ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है तुम लोगों की जब भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, कि वीक टॉपिक्स तो ज्यादा आते ही नहीं है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की रिवीजन नहीं हुई, तो फिर वो भी थोड़ा बेकार चला गया मामला। तो वहां पे बहुत गंदी तरीके से जो परसेंटाइल है वो गिर जाती है। तो बस यही है कि अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी बिल्डअप करते रहो, और वीक टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा कम टाइम दो स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में, बाकी सब चीजें नॉर्मल चलती रहेंगी। सो प्रायश भाई, अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि यार एंड टाइम पे हम लोगों को कितने मॉक टेस्ट पर वीक देने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उस समय हमारे कंटिन्यूसली 2-3 मॉक टेस्ट जो वो खराब चले जाते हैं, नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आते, तो थोड़ा अंदर से ही लो फील होने लग जाता है। तो कोई स्ट्रेटेजी या फिर कोई टिप जो तुम देना चाहो उस पॉइंट के लिए, कि क्या सोचा और देन सब चीज से मूव ऑन करके और अच्छे नंबर फिर से आने लग गए, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा बहुत। यार देखो यार भाई, आपने 2 क्वेश्चन पूछे। तो पहला जो आपका सवाल था कि भाई कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब यार ये चीज़ें डिपेंड करती हैं एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट, ठीक है। किसी की बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो रखी है, 70-80% सिलेबस हो रखा है, तो उससे मैं कहूँगा भाई आप डेली बेसिस पे अल्टरनेटिव डेज पे दे सकते हो मॉक टेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट दो और उनकी प्रॉपर एनालिसिस करो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं उन बंदों की जिनकी यार उतना सिलेबस नहीं हो रखा है, वो केवल सबसे इंपॉर्टेंट वो स्कोरिंग चैप्टर्स ही कर रहे हैं, उनसे भी यार मैं कहूँगा कि कम से कम एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट तो आपको दे के जाने यार। 5 मॉक टेस्ट आपको बिफोर गिविंग रियल जी मीन्स, जो असली जी मीन्स आपको देना है, उससे पहले एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट दो। उससे यार आपकी स्पीड और मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्जाम टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था यार कि जब लगातार नंबर कम आने लग जाएं या वगैरह ऐसी चीज़ें, यार देखो ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही होती थी, ठीक है। जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है, तो मेरे यार अराउंड 120 मार्क्स आए थे, ठीक है। अब 120 मार्क्स 117 थे टू बी मोर प्रिसाइज। अब यार उसमें क्या ही कुछ होता है तुम्हें पता है, ठीक है। मैं लिटरली बहुत बुरे स्टेट में था उस वक्त, है ना, कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 साल मेहनत की थी, सब बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। बट वहाँ से फिर मैंने रेगुलर मॉक टेस्ट दिए, डेली बेसिस पे मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, धीरे धीरे करके यार मेरा स्कोर बढ़ा 130, 50, 60, फिर फाइनली यार मेरा जो असली एग्जाम में मेरे मार्क्स आए थे यार, वो आए थे अराउंड 178, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट हुई थी मेरी। तो वही चीज़ है यार कि इम्प्रूवमेंट पे हमें फोकस करना है, ऐसा नहीं कि हाँ स्टार्टिंग में नंबर कम आते हैं, ठीक है। ऐसा भी होगा कि आपके 5-6 लगातार मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो इम्प्रूव कैसे होंगे यार, एनालिसिस करो, है ना। अपने वीक टॉपिक आपने फाइंड किए, अब भाई वीक टॉपिक पे वर्क करोगे, थोड़ा बहुत आपने वीक टॉपिक पे ध्यान लगा लिया, है ना, थोड़ा बहुत उसका बेसिक लेवल का कर लिया, अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो वो तो आप कर लोगे ना। आपने अपनी सिली मिस्टेक्स कम कर दी। सिली मिस्टेक कैसे कम करोगे भाई, अपनी सिली मिस्टेक्स नोट डाउन करते जाओ, एनालिसिस के लिए एक नोटबुक अलग से बना लो, है ना, उसमें सारी अपनी गलतियाँ लिखो, सारी अपनी सिली मिस्टेक्स लिखो। अगली बार जब भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो उस नोटबुक को एक बार देख के जाओ कि भाई क्या क्या मैंने सिली मिस्टेक्स लास्ट वाले पेपर में की थी, है ना। तो ऐसे करके आप अपनी मिस्टेक्स कम कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं बता दूंगा कि भाई ये कर लो तो तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। आपको लगातार मतलब एनालिसिस करनी है मॉक टेस्ट की, तभी आपके नंबर इंप्रूव होते हैं, ठीक है। और लगातार अगर 5-6 दिन आपने लगातार मॉक टेस्ट दिए, सब में बेकार नंबर आ रहे हैं, तो 3-4 दिन का या 1 हफ्ते का गैप ले लो और उसमें अच्छे से उन सारे मॉक टेस्ट की एनालिसिस देखो कि भाई अच्छा मेरा ये टॉपिक वीक है, तो उन जो 1 हफ्ते का ब्रेक लोगे उसमें अच्छे से आप उन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, उन पे वर्क करो, ठीक है। अपनी सिली मिस्टेक्स को सुधारो भाई। सिली मिस्टेक तो अनंत प्रकार की हो सकती है, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स पे मतलब ट्राई करो कि यार वो मिस्टेक रिपीट ना हो, ठीक है। जितनी मिस्टेक करनी है मैं मॉक टेस्ट में ही कर लो, ठीक है। असली एग्जाम में कोई वैसी मिस्टेक ना हो, ठीक है। मेरे साथ यार एक इंसिडेंट हुआ था, एक मैंने जो सिली मिस्टेक अपने एक मॉक टेस्ट में की थी, वही सेम मैं रिपीट कराया था असली पेपर में। तो वैसी गलती यार आपके साथ ना होनी चाहिए। मतलब बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि यार वो एक क्वेश्चन अगर सही कर दिया होता तो 1000 रैंक बढ़ जाती। मैं जनवरी अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया एनालिसिस को, प्रॉपर एक नोटबुक मेंटेन करना शुरू कर दी, ठीक है। तो वो चीज़ है भाई। देखो मॉक टेस्ट एनालिसिस तो यार मैं भी जब भी मॉक टेस्ट की बात करता हूँ किसी भी वीडियो में, मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि यार मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार एक्चुअल में तुम जो क्वेश्चन पे मॉक टेस्ट के अंदर सही करके आ गए वो तो तुम्हें आते ही था, जो चीज वहां पे गलत करी है या जहां पे सिली मिस्टेक हुई है वही तो सीखना था ना उस मॉक टेस्ट से, वही तो उसका देने का मोटिव था। क्योंकि उसके नंबर तो हमारे जेई मेंस के अंदर जाके जुड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो वहां पे जाके जुड़ेगा ना। तो मेन चीज ये है कि यार एनालिसिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। और मॉक टेस्ट अल्टरनेटिव दे सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली मैं यही कहूंगा तुम लोगों को कि अल्टरनेटिव डेज में दे सकते हो अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो, और अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो यार वीक के 2 मॉक टेस्ट भी काफी ठीक है इस समय अगर तुम देना चाहो।
और एक पर्सनल सजेशन है यार कि मतलब जब एक वीक के बाद तुम्हारा पेपर है तो पर्सनली मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो क्योंकि होता क्या, अगर मान लो उस पेपर के अंदर तुम्हारे नंबर थोड़े से कम आ गए, भगवान ना करे, अगर उस वाले मॉक टेस्ट के अंदर तुम्हारे पेपर में थोड़े से जो नंबर है वो कम आ गए, तो यही हो जाता है कि यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डूब जाता है कि यार अब तो पेपर है और अब मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं। और सेम चीज यार हुई थी मेरे साथ जब मैं जनवरी वाला एग्जाम देने गया था, और सितंबर वाले में तो उल्टा ही हुआ था। मतलब जब मेरा लास्ट मैंने मॉक टेस्ट दिया था, एक वीक पहले ही दिया था वो वाला, तो उसके अंदर तो यार 254 नंबर आए थे, तो भाई सीना ही ऐसा चौड़ा हो गया था कि भाई 254 आ गए, 300 में से और कितने चाहिए। तो बस वही है यार कि इस चीज का थोड़ा बहुत मेंटल इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे ऊपर। तो पर्सनली मैं यही कहूंगा कि यार एक वीक पहले तुम लोग मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल बात है, ये तुम अपने आप देख सकते हो उसको यार। जैसे यार मैं अपनी बात बताऊं तो देख, मेरा थोड़ा सा अलग सीन था निखिल से। तो मैं क्या करता था कि मेरा वही सीन था रेगुलर मॉक टेस्ट देने का, है ना, डेली पे हर दूसरे दिन। तो मैंने लास्ट के वीक में क्या किया था कि एक तो हमारे कोचिंग ने एक हफ्ते पहले कराया था एक मॉक टेस्ट। उसके बाद मैं क्या करता था, थोड़ा बहुत जो मेरा स्लॉट तो सबको पता ही चल जाता है कि भाई हाँ 9 से 12 होने वाला है मेरा पेपर। तो मैं क्या करता था कि उसी स्लॉट में कुछ मतलब कोई भी पेपर उठा लेता था रैंडमली, और 1 घंटा ही सही, बट हाँ उसमें मैं कुछ बहुत एक्सटेंसिव वर्क करता था, अपने दिमाग को मतलब उस हैबिट में डालने की कोशिश करता था कि भाई तुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्क करना है ना, मतलब क्योंकि पेपर में तो आपको चीज़ें करनी पड़ती ना बहुत ज़्यादा। तो हाँ फुल मतलब 3 घंटे का तो पेपर नहीं देता था, बट हाँ 1 घंटे में थोड़ा सा करता था पेपर, ताकि ब्रेन को एक हैबिट सी लग जाए कि हाँ भाई इस स्लॉट में तुझे एक्टिव होना है बहुत ज़्यादा। ये मेरा सीन था। तो मतलब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो हाँ कि आपके लिए यार कौन सा बेटर होगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि यही चीज़ करनी है वही चीज़ करनी है, सबके लिए अपनी अपना सीन रहता है। तो अगली चीज प्रायुष भाई इसी चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि तुम्हारी स्लीप साइकिल कैसी थी और तुम्हारा पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता था, कि मतलब किस तरीके से चीजें जो है वो प्लान रहती थी, और मतलब आज का शेड्यूल जो है वो एक दिन पहले बना लेते थे या उसी दिन सुबह उठ के बनाते थे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हमारी जो बाकी डेली लाइफ होती है कि एक्सरसाइज वगैरह करनी है, किस टाइम करते थे, और सुबह सुबह उठ के क्या करते थे, फोन में तो नहीं लग जाते थे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट आवर होता है उसके अंदर। तो यही सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से अपने शेड्यूल को बता दीजिए। अरे हाँ तो भाई बताता हूँ यार, देखो आखिरी के महीने में अगर ठीक है आपने 2 साल कुछ इतना शेड्यूल नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, ठीक है, कभी भी सो रहे कभी भी उठ जा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यार लास्ट मंथ में थोड़ा सिस्टमेटिक कर लो चीज़ों को, ठीक है। पहली तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्लीप साइकिल, ठीक है। स्लीप साइकिल फिक्स कर लो भाई। अगर जिसका सुबह वाला स्लॉट है, ठीक है, अब आप अगर आपका सुबह वाला स्लॉट है तो आप ये तो करोगे नहीं कि रात में 2-3 बजे तक पढ़ रहे हो फिर सुबह 9 बजे तक उठ रहे हो। 9 बजे से भाई आपका पेपर शुरू हो जाएगा, और अगर आपका ब्रेन की वही बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है असली एग्जाम में, है ना। आपको एग्जाम में नींद आ रही होगी, ठीक है। और मेरे ऐसा मतलब रियल लाइफ में मेरे किसी जानने वाले के साथ हुआ ये चीज़, है ना, कि उसको एग्जाम में भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं कहूँगा अगर आपका सुबह वाला स्लॉट है तो ट्राई करो कि 11-12 बजे सो जाएं और 6-7 बजे सुबह हम उठ रहे हो, ठीक है। ये सबसे बढ़िया है। मतलब अगर तुम कोई भी जेई एस्पिरेंट हो, चाहे तुम्हारा 11th में हो, भी तुम 12th में हो, ड्रॉपर हो, ये टाइम स्लॉट मुझे बेस्ट लगता है सोने के लिए, है ना। 12 बजे तक सो जाओ और 6-7 बजे तक आराम से उठ जाओ, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा लेट ना बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है, एकदम आइडियल है ये, ठीक है। और अगर आपका दोपहर वाला टाइम स्लॉट है तो थोड़ा सा आप लेट सो सकते हो, ठीक है। 12-1 बजे तक सो के आराम से 7-8 बजे तक उठ के फिर आप दे सकते हो, है ना। और दोपहर वाला टाइम स्लॉट है थोड़ा सा होता है, उसमें दिक्कत आ जाती है चीज़ों में, क्योंकि फिर आपको खाना वाना खा के जाना होता है। तो हमेशा ट्राई करना कि भाई ज़्यादा हैवी खा के ना जाएं कि फिर वो दोपहर में 3 से 6 होता है मेरे ख्याल से, तो उसमें नींद आने लग जाए आपको, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उन चीज़ों का, कि भाई अगर अच्छा मेरा ये स्लॉट हो गया तो मुझे चीज़ों को कैसे प्लान करना है, ठीक है। और बाकी यार दूसरी जो चीज़ थी स्केड्यूल वाली, है ना, तो पर्सनली तो यार यही क्या था कि मैं एक दिन पहले ये हैबिट मैंने 12th के मिड से बना ली थी कि मैं टाइम टेबल अपना बनाने लग गया था, ठीक है। तो एक दिन पहले ही मैं टाइम टेबल स्केड्यूल बना देता था। अब रोज़ तो फॉलो नहीं हो पाता था, बट हाँ मैक्सिमम दिन मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करता था। एक दिन पहले मैं अपना स्केड्यूल बना लेता था और उसे मैं फॉलो करने की कोशिश करता था अगले दिन। 70-80% भी फॉलो हो जाता था तो मतलब यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। 100% तो बहुत कम फॉलो पाते थे, बट हाँ 70-80% भी फॉलो हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब सुबह उठते ही यार मैं सबसे पहले वही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता था, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ता था अपना, इनऑर्गेनिक या कोई भी रटने वाली चीज़। फिर मुझे टाइम स्लॉट पता चल गया था भाई कि मेरा पेपर 9 से 12 के बीच में होने वाला, तो 9 से 12 के बीच में मॉक टेस्ट देता था, फिर मॉक टेस्ट की एनालिसिस वगैरह, फिर एनालिसिस से जो हाँ 1-2 टॉपिक लगे कि अच्छा भाई इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज कर लेते, तो एनालिसिस में 3-4 घंटे लग जाते थे, तो 4-5 तो ही बच गए। फिर उसके बाद 6 से मतलब उसके बाद फिर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे रात के वक्त।
ये सीन रहता था। तो भाई मेरा तो मतलब उल्टा ही सीन था, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मैं वो वाला बंदा था जो रात को जाग के पढ़ता था और सुबह पूरे दिन मस्ती मारता था। मतलब 1 महीने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं ये। और जब जैसे जैसे एंड मंथ आया तो लकीली मेरे जो दोनों पेपर थे वो दोनों की दोनों इवनिंग शिफ्ट में थे, तो मेरे को टाइम स्लॉट से उतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हुई नहीं। लेकिन यार जब तक मतलब आया नहीं था ना टाइम स्लॉट, थोड़ा थोड़ा ऐसे रहता था कि यार पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ी पड़ी है। क्योंकि अगर तुम लोग यार सुबह जल्दी उठ जाते हो ना तो तुम्हें दोनों स्लॉट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठते ना तो तुम्हें फर्स्ट स्लॉट के अंदर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक अभी से थोड़ी सी सुधार लो, थोड़ा सा अभी से अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज कर लो, और यार हो जाता है। मैंने भी मतलब जब सितंबर वाले अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे को लग रहा था कि अब तो भाई मॉर्निंग में ही आएगा, क्योंकि जनवरी वाले में तो यार इवनिंग में आ ही गया था, तो अब तो मॉर्निंग में आएगा, ऐसा चल रहा था दिमाग के अंदर। पता नहीं कौन सा लॉजिक था, पर ये बात चल रही थी मेरे दिमाग के अंदर। तो बस वही कि मैंने फिर तो यार मतलब लास्ट मंथ में काफी ज्यादा चेंज कर ली थी अपनी स्लीपिंग साइकिल। मैं 11 बजे सो जाता था और सुबह 6 बजे उठता था। मैं 7 घंटे की नींद लेता था। मैं भी 6 घंटे कभी कभार, बट 7 साढ़े 7 कभी कभी 8 भी हो जाता था। वरना 6 में क्या होता था, 2-3 दिन 6 घंटे से फिर अगले दिन आपको सिर में दर्द वगैरह ये सब चीज़ें होने लगती थी। तो 6-7 मतलब तेरे को 7 तक आइडियल है, कभी कभी 7:30 8 भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी होता था मेरे साथ, ठीक है। मेरे स्पेक्स की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यार, ठीक है। उसमें पता है सिर में दर्द वगैरह होने लगता था अगर कम सोता था मैं। करो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी इस नींद के साथ मत कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि यार आखिरी के वक्त में आप बहुत सारी लास्ट के 1 मंथ में यार आप बहुत सारा रिवीजन करते हो, बहुत सारी चीज़ें इनकलकेट करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए उन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप भरोगे और ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, है ना। तो प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि आखिरी के मंथ में भाई मैं 2-2 3-3 घंटे सो के बाकी पढ़ूंगा, तो वो चीज़ फिर एकदम उल्टे डायरेक्शन में ले जाएगी आपकी प्रिपरेशन को। तो मतलब बस वही बात है कि अपनी स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव करो, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली कर लिया करो। ये तो लास्ट मंथ के अंदर तुम लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। तो ये सारी चीज़ें थी यार, देख लो मतलब आखिरी के मंथ बहुत क्रिटिकल होता है, तो अपनी प्रेपरेशन को मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम ले जा रहे हो चीज़ों को कि भाई सो नहीं रहे हैं वगैरह, ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह दो, और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घबराना। अब तो ऑलरेडी यार 2 अटेम्प्ट दे चुका, एक्सपीरियंस हो चुका है तुम्हें चीज़ों का, तो अब ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, कूल माइंड होके जाके पेपर दे के आना, ठीक है। अब जो होगा पेपर में देखा जाएगा। तो यार यहाँ पे ना मेरे को अपने एक फिजिक्स वाले सर का इंसिडेंट याद आ रहा है। वो हमें बता रहे थे कि जैसे उनका एडवांस का पेपर था, तो कई बार ऐसा होता था कि यार वो काफी दिन तक सोते ही नहीं थे, मतलब लिटरली बिल्कुल भी नहीं सोते थे वो, और उस वजह से ना उनको एक मतलब कुछ डिसऑर्डर हो गया था, और शायद मतलब अभी तक वो कंटिन्यू रह रहे हैं कि उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया उनको उसकी वजह से। तो भाई पेपर अलग चीज है और लाइफ जो है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है वाली बात है यार। ठीक है, मेरे साथ भी मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे मतलब पेरेंट्स भी हमेशा मेरे को ही बोलते रहते थे। मैं कभी खाना नहीं खाता था, कभी पढ़ते पढ़ते मतलब पढ़ ही रहे हैं, तो वही सब चीज़ें यार। इतना एक्सट्रीम एंड्स पे हमें चीज़ों को नहीं लेके जाना है, ठीक है। अपने आप को हेल्दी रखो, ठीक है। मेरे साथ भी यार मैं बताता हूँ, सितंबर अटेम्प्ट से पहले कुछ हो गई थी चीज़ें, मतलब मेरे बहुत बॉडी पेन होने लगे, बहुत वीकनेस आ गई थी, ठीक है। तो मैं तो उस वक्त बना रहा था भाई पेपर थोड़ा और पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मैं सचमुच मेरे 10-20 दिन में मतलब बहुत पढ़ाई कुछ नहीं हो पाती थी, तो वो चीज़ भी इफेक्ट की थी लास्ट में। बट ठीक है, आखिरी में जो हो गया सो हो गया, अब क्या उसे याद करने से क्या फ़ायदा। सो यही चीज़ें थी यार जिनके बारे में हम लोग बात करना चाहते थे। और प्रायुष भाई का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि यार वो अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे पास आए हैं हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए। अरे भाई थैंक यू भाई निखिल यार, अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। सो एवरीवन यार जो निखिल के चैनल पे पहली बार आया है, भाई का कंटेंट देखो, अच्छा लगे यार सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाना। और बिल्कुल भाई प्रायुष भाई के चैनल का लिंक जो है वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट करना। भाई के मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह भाई ने प्रोवाइड करा रखे हैं, और तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो वहाँ पे आता है। तो यही बात थी, अगर भाई का चैनल बिल्कुल चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, लाइक कर देना बिल्कुल। देखो भाई दोनों के पसीने छूटे पड़े हैं क्योंकि पंखा भी बंद हो रखा है, तो इतनी मेहनत अगर हमने करी है तो थोड़ी सी लाइक वाली तुम भी कर दो, और कमेंट डाउन कर देना अगर अभी भी कोई भी क्वेरी हो तो। एंड that's all for this video guys, and we will meet in the next video. Till then, bye bye. Bye.